हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, मैं स्वागत कर रहा हूं आज आपका एक नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि हमारी टारगेट 35 सीरीज पे कराए गए हैं। और ये क्वेश्चन आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आसानी से पा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पे टारगेट 35 सीरीज चल रही है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। और इस सीरीज को पढ़ के CBSE बोर्ड के बच्चे फिजिक्स में जो टर्मल उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें फिजिक्स में वो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख के ही हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सीरीज बनाई है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाइए और स्कोर कीजिए 35 आउट ऑफ 35। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि On moving a charge of 20 coulomb by 2 centimeter, 2 joule of work is done. Then the potential difference between the points is A 0.1 volt, B 8 volt, C 2 volt and D 0.5 volt। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक चार्ज है कोई 20 कूलम्ब का, ठीक है। मान लो एक पॉइंट A है और B है। यहाँ पर एक चार्ज Q मान लीजिए A से B तक लेके जा रहे हैं। तो कह रहे जब A से B तक लेकर गए हैं तो कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क कितना करना पड़ा, 2 जूल का, ठीक है। जबकि ये डिस्टेंस मान लीजिए उन्होंने दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। सो डेल्टा V इज इक्वल टू W कितना हुआ देखिए, 2/Q। Q कितना है देखिए, 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.1, यानी कि 0.1 वोल्ट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी 0.1 वोल्ट। यहाँ से पता चल रहा है ऑप्शन A विल बी करेक्ट। तो यहाँ से पता चला जो क्वेश्चन दिया गया तो उसमें ऑप्शन A सही होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि in bringing an electron towards another electron, the electrostatic potential energy of the system A increases, B decreases, C remains unchanged and D becomes 0। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनको एक दूसरे के पास लाना है, ठीक है। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 चार्ज हैं, मान लीजिए कोई भी 2 चार्ज हैं, हम कहते हैं Q1 और Q2 हैं, वो एक दूसरे से मान लीजिए r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए, 2 चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है K Q1 Q2/R, जहाँ K की वैल्यू 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो K होता है। तो U का फार्मूला हो गया K Q1 Q2/R, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हो गया -E और दूसरे का चार्ज क्या हो गया, -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -E होता है ना बच्चों। तो Q1 भी -E हो गया और Q2 भी -E हो गया। और E की वैल्यू भी पता होगी आपको, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। अब देखिए बच्चों, अच्छी बात है कि Q1 Q2 मिल गए,
अब इनको पास लाने में हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सोचो अगर ये r डिस्टेंस पे है तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 माइनस ई q2 माइनस ई अपान डिस्टेंस स्मॉल r। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के ई स्क्वायर अपान आर। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू है और u कहाँ डिपेंड कर रहा, 1 अपान आर पे। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जब पास लाएंगे इनको तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, घटेगी। और जब स्मॉल आर घटेगा तो u की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। अभी निगेटिव होता तो वैल्यू कम भी हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि u की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए r को बढ़ाने पर u भी बढ़ेगा। इट मीन्स जब हम दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे की तरफ लाएंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो दो इलेक्ट्रॉनों को पास लाने पे उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि a positively charged particle is released from rest in an uniform electric field. The electric potential energy of the charge A remains a constant because the electric field is uniform. B increases because the charge moves along the electric field. C decreases because the charge moves along the electric field. And D decreases because the charge moves opposite to the electric field. ओके कि कोई चार्ज है, ठीक है, उसको हमने इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट कर दिया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रिलीज कर दिया। अब बच्चों अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आप रिलीज करेंगे और मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं ई है, मान लेते हैं ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। आपको पता है लगता इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है F, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है QE के। और ये किधर लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा याद रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। इसका मतलब प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इतना फोर्स लगेगा F फोर्स QE। अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या होगा, यहां से यहां मूव करने लगेगा। कहां तक आएगा, तो वो A पॉइंट से B पॉइंट तक मान लो चला जाता है, ऐसा मान लेते हैं। A से कहां तक चला गया, B तक। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि A पॉइंट का से B पॉइंट तक वो गया तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगी। इसका मतलब चार्ज जब यहां से यहां तक जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें C करेक्ट होगा। एक आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब वो A से B तक गया तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, भाई पहले जीरो वेलोसिटी थी, रिलीज किया गया था, बाद में कुछ वेलोसिटी हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, दूसरी चीज आप ये समझिए कि A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए VA, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। तो आपको पता है VA इज ग्रेटर देन VB। क्यों, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो जैसे से आगे बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये लो पोटेंशियल में पहुंच गया। तो जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पहुंचता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ गए। तो A का पोटेंशियल B से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन C करेक्ट हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r is 10 volt.
द पोटेंशियल एट अ पॉइंट r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर इज। तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, मान लीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है, कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दिया है, तो बच्चों इसकी रेडियस दिया है r। ये कैसा है बच्चों, चार्ज्ड है। अब आपको पता है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम उसको चार्ज कर देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर होता है। मतलब अगर ऐसा हम सोच लें तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सरफेस पे चार्ज होता है, और ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और हमको दिया है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल, ये यहाँ का पोटेंशियल Vs, ठीक है, ये हमको दिया है यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि यहाँ सेंटर से O से r/2 डिस्टेंस, मतलब यहाँ r/2 डिस्टेंस का मतलब यहाँ अंदर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर जाता है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अब आपको एक बात तो पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो निगेटिव वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इट मीन्स dV बराबर -E/dr भी लिख सकता हूं मैं, बट inside the spherical conductor E is 0। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इसका मतलब समझ रहे हो, dV चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो ऑन इंटीग्रेशन मैं ये कह सकता हूं कि V = कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब किसी कंडक्टर के अंदर देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो इंटीग्रेशन करो या ऐसे समझ लो, जब चेंज जीरो है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अगर सरफेस पर 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, सेंटर पे भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट P विल बी 10 वोल्ट। जितना सेंटर पे उतना ही सरफेस पर, उतना ही अंदर हर जगह। तो पोटेंशियल हर जगह सेम हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए आंसर इसका आएगा 10 वोल्ट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 विल बी 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। The first plate is at 300 volt and second plate is at -100 volt. The voltage at 3 centimeter from the second plate is okay. तो बच्चों देखिए यहाँ हमको दिया है कैपेसिटर है कुछ इस तरह का, और इसमें पहली प्लेट पर कितना वोल्टेज है, +300 वोल्ट, और दूसरी पर -100 वोल्ट। हमसे कह रहे हैं कि सेकेंड प्लेट से यानी कि -100 वोल्ट वाली प्लेट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो बच्चों जब यहाँ से 3 सेंटीमीटर चलोगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सोचो। तो ये 3 सेंटीमीटर आ गए, यहाँ पहुँचेंगे, आ गई, यहाँ आएंगे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है बच्चों। हम मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए Vc है, सी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, और सी पॉइंट का हमको पोटेंशियल क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। बच्चों हम यहाँ मान लेते हैं एक प्लेट ये है A, ये है B। आपको पता है कि प्लेट के बीच में जब एक इधर ऐसे पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट रखी हो तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर A से B का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा VA माइनस VB, मतलब यहाँ का पूरा पोटेंशियल माइनस यहाँ का पूरा पोटेंशियल, ठीक है, अपान इसकी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर,
अपान ए बी कह सकते हो, ये पूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो। ये कितना निकलेगा, देखो ये निकलेगा वी ए माइनस वी सी अपान ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी। ठीक है, अगर हम यही बात यहाँ से भी कर सकते थे, वी सी माइनस वी बी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपान ये डिस्टेंस, तब भी निकल आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। फटाफट वैल्यू रख दीजिए। वी ए प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, जरा ध्यान दीजिए। तो वी ए आपको दिया है प्लस का 300 वोल्ट और वी बी आपको दिया है माइनस का 100 वोल्ट। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, 300 माइनस 100 अपान ए बी कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही पुट कर लो क्योंकि रेशियो रहेगा, इधर भी सेंटीमीटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वी ए कितना है, फिर से देखिए 300 माइनस बी सी, यही हमको फाइंड करना है, अपान ए सी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये 3 हो गई, ये 4 थी टोटल, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 1 सेंटीमीटर, मीन्स अपान में 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 300 प्लस 100 अपान 4 इज इक्वल टू 300 माइनस बी सी अपान 1। इसको सॉल्व करोगे क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 400 अपान 4 इज इक्वल टू 300 माइनस वी सी। इसको सॉल्व करोगे तो 100 इज इक्वल टू 300 माइनस वी सी। दिस इंडिकेट वी सी इज इक्वल टू, वी सी इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 300 माइनस 100 यानी कि टोटल सॉल्व करके कितना आ गया, सो वी सी इज इक्वल टू 200 वोल्ट। इसका मतलब जो सी पॉइंट है, या कह सकते हैं कि सेकेंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कहीं भी पॉइंट ले लो तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, वो निकलेगा 200 वोल्ट का। इसका मतलब जो ऑप्शन हमको गिवन थे उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि a dipole is placed parallel to electric field. If W is the work done in rotating the dipole from 0 degree to 60 degree, then the work done in rotating it from 0 degree to 180 degree is A 2W, B 3W, C 4W and D W by 2. Okay. देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा जा रहा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है। देखिए ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें एक डायपोल रखा हुआ है। कि पहले कैसे रखा हुआ है, देखिए 0 डिग्री पे, पहले कैसे रखा है, ऐसे 0 डिग्री पे। अब डायपोल रखा है, इसका मतलब आपको पता है ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। 0 डिग्री का मतलब देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये पी ऐसा होगा। अब कहा जा रहा है कि इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, और कब तक घुमाना है, कि इसको 60 डिग्री तक घुमा दीजिए। ठीक है, तो 60 डिग्री तक घुमा देते हैं, यानी कि ये सिचुएशन जो फाइनल सिचुएशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बनेगी, यानी कि ये प्लस क्यू यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू इधर वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और कुल मिला के अब ये डायपोल यहाँ नहीं रहा। ठीक है, और ये डायपोल मूवमेंट ऐसे हो गया, कितने एंगल पे हो गया, देखो 60 डिग्री पे। क्यों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। तो जब 0 से 60 तक इसको रोटेट किया तो वर्क कितना करना पड़ा, W। अब आपको पता होना चाहिए, किसी डायपोल को अगर θ1 एंगल से θ2 एंगल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा दिया जाए तो इसका वर्क का फार्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियल सिचुएशन में, और Q का मतलब θ2 का मतलब P का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फाइनल सिचुएशन में। जैसे यहाँ पे पहले वो 0 डिग्री पे था, बाद में 60 डिग्री पे हुआ, यानी कि θ1 तो हो गया 0 और θ2 कितना हो गया, ये हो गया
60 डिग्री। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि इस सिचुएशन में वर्क कितना करना पड़ता है, W। तो चलिए पहले W फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा। तो W आ गया हमारे पास, देखिए PE cos 0 माइनस cos 60, ठीक है। तो W इक्वल टू आ गया PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 वैल्यू 1/2, मीन्स W इक्वल टू हो गया PE इंटू 1/2, ठीक है। ये इनिशियल W आ गया। बाद में क्या कह रहे हैं बच्चों, अब इस डायपोल को 0 डिग्री से, ऐसे ही था 180 डिग्री, मतलब ऐसे पूरा घुमा दिया गया, ठीक है। तो 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फाइनल कंडीशन पहला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री, और बाद में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस सिचुएशन का वर्क W डैश बराबर कितना होगा, ये होगा PE cos θ1 cos 0 माइनस cos θ2 cos 180 हो जाएगा। यही W डैश हमको बताना है। तो W डैश बराबर आ जाएगा PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1। अब देखिए बच्चों ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा W बराबर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि PE इंटू 1 + 1 यानी कि 2PE, ठीक है। अब देखिए बच्चों PE की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से देखिए PE कितना निकल सकता है, PE इंटू 1/2 इक्वल टू W। तो PE बराबर है 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2W। तो PE की जगह 2W यहाँ रख दो, क्योंकि हमको W के रेस्पेक्ट में आंसर बताना है। तो जो फाइनल वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 2PE, PE की जगह 2W, यानी कि जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, 4W। इसका मतलब जो 0 से 180 डिग्री तक रोटेट करने में वर्क करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, 4W करना पड़ेगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में से C करेक्ट होगा कि अगर 0 से 60 तक घुमाने में W वर्क करना पड़ता है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा 4W। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि a particle A has plus Q charge and particle B has plus 4Q charge, with each of them having the same mass m, when allowed to fall from rest through the same potential difference, the ratio of their speeds VA upon VB will becomes A 2:1, B 1:2, C 1:4, D 4:1। ओके, ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे प्लस 4Q चार्ज है, ठीक है। दोनों को यहाँ से गिरने दिया जाता है, ऐसे गिर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। बट ऐसा गिरने दिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मान लीजिए कि ए कितना गिरा, हम कहते हैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में गिर गया, तो बी जो गिरेगा उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है, डेल्टा वी। तो कह रहे हैं कि जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस गिरते हैं तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। हमको बच्चों यहाँ पे VA अपान VB फाइंड करना है, जबकि दोनों का मास सेम है, मतलब m मास इसका भी है और m मास इसका भी है। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई Q चार्ज डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस गिरता है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी में कितना चेंज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसको डेल्टा यू से लिख दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हुई, इन फर्स्ट चार्ज, इन ए चार्ज, ए वाले चार्ज में ऐसा हुआ है।
अब आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, वहाँ से रिलीज किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं VA हो गई, तो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mVA²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, इधर देखो Q डेल्टा V, और उधर काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ, जीरो से इतनी हो गई, मतलब हाफ mVA² माइनस जीरो, जीरो माइनस करने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अगर देखो तो VA कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 2Q डेल्टा V अपान M का अंडर रूट, ये तो VA आ गया। सेम ऐसे अगर हम चार्ज B के लिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर चार्ज प्लस 4Q, यानी कि B, द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कितना होगा भाई, तो 4Q वाले में तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना है 4Q और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस चेंज दोनों हुआ तो 4Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब वही बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी KI' थी और ये जीरो थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सोचो अगर इसने VB वेलोसिटी फाइंड अपनी पाली तो हाफ mVB² इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल इनिशियल घटा देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब कि डेल्टा U बराबर डेल्टा K, ये U को U डैश कह दो, फाइनल वाला केस है ऐसा, क्योंकि सेम नोटेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेकंड केस में डेल्टा U कितना आएगा, देखो 4Q डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ mVB² बाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वाली जीरो। ठीक है, ये इतनी बात हो गई बच्चों। अब यहाँ से VB निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 4Q डेल्टा V अपान M। इसका मतलब हुआ कि VB कितना निकलेगा, तो VB निकलेगा 2 4 जा 8Q डेल्टा V अपान M, वो भी कैसा, रूट में। दिस इज द वैल्यू ऑफ VB, वेलोसिटी ऑफ B। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको तो रेशियो चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा VA अपान VB। जब हम रेशियो लेंगे देखिए Q डेल्टा V अपान M से Q डेल्टा V अपान M कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा रूट में 2/8, यानी कि रूट में 1/4। तो जब इसका हम रेशियो लेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा VA अपान VB इज इक्वल टू 1/2। So the ratio of velocities will be 1:2. So option B will be correct. जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से B करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि if 1000 droplets each of charge Q and radius R are combined to form a big drop, then the potential of big drop as compared to small droplet will be okay। तो बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स हैं देखिए, ये 1000 ड्रॉप्स हैं, कितनी है 1000 ड्रॉप, ठीक है। और ये 1000 जो ड्रॉप्स हैं इन सबकी रेडियस स्मॉल आर है, इन सबकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर है, और इन सारी ड्रॉप्स पे जो चार्ज है वो कितना है Q, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एट ईच स्मॉल ड्रॉप, हर स्मॉल ड्रॉप पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा
V इज इक्वल टू KQ/R, जहाँ पर K क्या होता है आपको पता ही होगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। K पता है ना बच्चों, क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर एयर के लिए। तो ये मिल गया पोटेंशियल एट ईच ड्रॉप। हमसे कहा गया कि अगर इन इस 1000 ड्रॉप्स को मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बना दें। भाई बड़ी ड्रॉप बना दिया, ये हमने कितनी ड्रॉप को मिलाया, 1000 ड्रॉप्स को मिलाया, ठीक है। अब बड़ी ड्रॉप बन गई तो इसकी रेडियस क्या हो गई होगी, कैपिटल R। अब इस बिग ड्रॉप पे फॉर बिग ड्रॉप, ठीक है, बिग ड्रॉप पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सोचिए बच्चों, टोटल चार्ज कितना आएगा इस पे भाई, टोटल चार्ज। तो इस पे बच्चों टोटल चार्ज आ जाएगा भाई, एक पर कितना चार्ज था देखो, Q Q Q Q सब पे है, एक पे Q था, दूसरे पर Q, तीसरे पर Q, और 1000 का टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q प्लस Q, और कितनी बार 1000 टाइम्स, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया 1000 Q। कितना होगा ये 1000 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा ना, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 1000 Q, टोटल चार्ज आ गया। अब फाइनल रेडियस कितनी बड़ी होगी, तो देखो रेडियस निकालने का एक ही फंडा है बच्चों, क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पहले की ड्रॉप्स का वॉल्यूम बराबर बाद में एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम। तो 1000 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, ये लगाएंगे। यहाँ से आपको रेडियस मिलेगी, तब इसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बता पाएंगे कि फाइनल पोटेंशियल इनिशियल का कितने टाइम्स है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि आपको पता है ना ड्रॉप को मिक्स करने वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, ऑफ 1 बिग ड्रॉप, 1 बिग ड्रॉप। तो ये कितना बचेगा बच्चों, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होता है भाई, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, ये तो एक छोटी सी ड्रॉप का हुआ, और 1000 है तो इनका सबका वॉल्यूम कितना होगा 1000 × ये हो गया, इज इक्वल टू एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, ये होता है 4/3 πR³ हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बचेगा 1000 स्मॉल R³ इज इक्वल टू कैपिटल R³। दिस इंडिकेट R इज इक्वल टू, दोनों तरफ क्या करो बच्चों, √³ ले लो, यानी कि 10R, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 10 × स्मॉल r, दोनों तरफ √³ लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब जब कैपिटल R मिल गया है तो बच्चों यहां से बिग ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करो, यहां पे लिखो क्या, पोटेंशियल एट बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना होगा भाई, V' मान ले, तो ये क्या आएगा Q की जगह देखो कितना आया 1000 Q अपान कैपिटल R। अब ऐसा करो कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो, कितना आया है 10 × R, तो V' कितना बचेगा देखो, ये बचेगा K × 1000 Q अपान 10R। ये 0 कैंसिल होगा, एक 0 देखो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब V' कितना बचेगा 100 × KQ अपान R, और KQ अपान R क्या था, छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल था। इसका मतलब जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल आएगा वो छोटी वाली ड्रॉप के पोटेंशियल का 100 टाइम्स आएगा। तो हम कह सकते हैं बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का रेशियो 100 होगा, या हम कह सकते हैं कि बिग ड्रॉप के पोटेंशियल हर छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का 100 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, अगर यहाँ से आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बड़ी ड्रॉप पे जो पोटेंशियल होगा वो छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का 100 टाइम्स होगा, 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस r मीटर आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल R मीटर apart। If Q1 and Q2 coulombs are respectively the charges in uniformly spread on the two rings,
द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ अदर रिंग इज ओके। और ये हमको 4 ऑप्शन गिवन है A B C D। हमको बच्चों देखना है कि एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक ले जाने में Q चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि 2 रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक रिंग ये हो गई और दूसरी रिंग ये हो गई। ये कैसी हैं बच्चों? कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल मतलब ये कोएक्सियल रिंग है, ठीक है, और इनकी रिंग की जो रेडियस है वो क्या है? r, मतलब ये रेडियस r, ये रेडियस भी r, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? r है। ऐसा उन्होंने दे रखा। उन्होंने कहा पहली रिंग को हम Q1 चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देते हैं? देखिए Q1 चार्ज, ठीक है, इसको हम Q1 चार्ज देते हैं, और दूसरी रिंग को हम Q2 चार्ज देते हैं। तो देखिए इसको हम कितना चार्ज देते हैं? Q2 चार्ज देते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पहली रिंग के सेंटर से एक स्मॉल q चार्ज को रखो यहाँ पे, और यहाँ से लेकर दूसरी रिंग के सेंटर तक जाओ, मतलब C1 से C2 तक जाना है लेकर। किस चार्ज को? Q चार्ज को। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखिए आपको तो पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी मतलब Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो V1 से V2 तक ले गए तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, मतलब V1 माइनस V2। तो ये वर्क हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहली रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। तो पहली रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा भाई? तो ये पोटेंशियल होगा देखो V1, और V1 कैसे निकलेगा? तो देखो एक तो पोटेंशियल होगा इसके अपने चार्ज की वजह से, और एक होगा इस चार्ज की वजह से। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिंग है, मान लीजिए ऐसे रिंग है, इसको Q चार्ज दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, इस रिंग को हम कोई चार्ज दे दे, मान लो कैपिटल Q, तो इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, जहाँ r इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। जबकि अगर इसी रिंग से किसी इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है ऐसे, ध्यान से फिर देखिएगा, अब इस रिंग को हमने ऐसे से ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसके सरफेस से यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस देखो कैपिटल R, अभी भी इसको हमने Q चार्ज दिया मान लीजिए, और सरफेस से इसकी डिस्टेंस ये स्मॉल r है। यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपान ये डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r। ये दोनों फार्मूले यूज होंगे कि सेंटर पे लेना है तो Q अपान इसकी रेडियस, और जब बाहर लेना है तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ये डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जब V1 पे हमको पोटेंशियल निकालना है तो एक तो रिंग की अपनी वजह से निकलेगा, तो वो तो सीधा ये वाला फार्मूला बनेगा, यानी कि V1 बराबर क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। ये अपने वजह से हुआ। इस रिंग की वजह से कितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा देखो, तो इसको ऐसे मिला दो, ये वाली डिस्टेंस, ये R, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? √2r। यानी कि इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा? सेकेंड रिंग की वजह से पहले के सेंटर पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान रेडियस, तो रेडियस कितनी है? √2 अपान डिस्टेंस, सॉरी अपान डिस्टेंस ये √2r, ठीक है। ये तो V1 हो गया। इसको हम थोड़ा सा
अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग C2, ठीक है, ये C1 था। तो C2 के पर क्या होगा पोटेंशियल, देखो तो ये क्या होगा, तो पहले इसकी अपनी चार्ज की वजह से होगा, इस फार्मूले से क्या लगेगा 1/4πε0 चार्ज Q2 अपॉन रेडियस R, मतलब पहले उसके अपने वजह से होगा तो क्या आएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R प्लस यहां पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, देखो इसके लिए बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा ऐसा कुछ। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन, देखो Q1, ठीक है, ये चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ भी R तो ये √2R, मतलब ये √2R, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बच्चों, वर्क निकालना है Q V1 माइनस V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस पहले फाइंड कीजिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड C2, ये कितना होगा, देखिए ये होगा V1 माइनस V2। तो क्या होगा, इनको आपस में घटाओ तो क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन √2R माइनस, ये माइनस का आ जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R माइनस 1/4πε0 Q1 अपॉन √2R, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या आएगा V1 माइनस V2, ये वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, अपान में R कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए किससे किससे ले रहे हैं, पहले हम कॉमन सेम वाले टर्म से ले लो, तो देखो इससे और इससे कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा ये, तो देखो ये तो यहाँ भी था कॉमन आ गया अपान में, तो बचेगा ऊपर क्या, देखो ये बचेगा Q1 माइनस Q2 बच गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इससे भी कॉमन ले लो, क्या इससे कॉमन ले लो, देखो अगर तुम माइनस साइन भी कॉमन ले लो तो माइनस का 1/4πε0 और √2R कॉमन ले लो, तो बच्चों यहाँ से फिर से वही बचेगा, क्या बचेगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि V1 माइनस V2 बराबर 1/4πε0 R और Q1 माइनस Q2, देखो ध्यान से ये पूरा कॉमन आ गया, तो पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1/√2 बच रहा, देखो बाकी सब कॉमन चला गया। अब बच्चों देखो V1 माइनस V2 यहाँ से क्या बचने वाला है, Q1 माइनस Q2 अपान 4πε0 R, ठीक है, √2 माइनस 1 अपान √2 हो गया, ये इतना आ गया, ये आ गया V1 माइनस V2। हमको बच्चों चाहिए था वर्क, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सो वर्क डन, सो नेट वर्क डन, ठीक है, इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम C1 टू C2, ठीक है। तो कितना होगा वर्क, तो W बराबर Q V1 माइनस V2, तो W बराबर क्या आएगा, देखो Q V1 माइनस V2, ये पूरी वैल्यू वहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा, देखो Q1 माइनस Q2 अपान 4πε0 R √2 माइनस 1 अपान √2, ठीक है। ये वर्क आ जाएगा, क्या जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है, √2 माइनस 1 अपान √2 1/4πε0 R, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए जो दिए गए ऑप्शन थे उसमें से आपको दिख रहा होगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y, z इज गिवन बाई v इज इक्वल टू -x² y -xz³ +4। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट इज, और ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है, ठीक है। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है यहाँ पे किसी पॉइंट x, y, z पे, और वहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपको पता है पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या फॉर्म लगेगा, -∂V/∂x I -∂V/∂y j -∂V/∂z k। ये फार्मूला बच्चों में यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखिए क्या आता है, E वेक्टर इक्वल टू -∂∂x, ये v देखो, v की वैल्यू पुट करो क्या है, x² y -xz³ +4, ठीक है, -∂∂y और j, साथ में देखो इसके क्या आएगा यहाँ पे, फिर से वही v की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x² y -xz³ +4, ठीक है। फिर -∂∂z और k, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बच्चों, v की वैल्यू फिर से पुट करो यहाँ पे, देखो ∂V/∂z है ना, v की वैल्यू पुट करो क्या आएगा, ये आएगा -x² y -xz³ +4। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो E वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा माइनस, देखिए जब ∂∂x है मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और आपको पता होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे केवल x² का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या आएगा, देखिए 2x, और y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा है, देखिए माइनस का, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो माइनस का केवल क्या बचेगा, z³, क्योंकि x का क्या हो गया 1, +4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसलिए उसको हम लोगों ने नहीं लिखा, लिख भी सकते हो +0 i माइनस, यहाँ पे देखिए y के रेस्पेक्ट में करना है तो z और x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x² तो माइनस का ऐसे ही आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होके क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0 j माइनस ∂∂z। तो देखिए अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही बात है कि x और y को कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, आपको पता है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा 0, ये क्या बचेगा, देखो माइनस x तो कांस्टेंट लेकिन z³ का हो जाएगा, z³ का कितना हो जाएगा 3z², ठीक है, +4 का फिर से z के रेस्पेक्ट में 0, और ये आएगा k। यानी कि इनको अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये माइनस माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2xy -z³ i, सॉरी माइनस नहीं, ये चला गया बाहर तो प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का x² बच रहा है, वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का x² j, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बचेगा 3z² x k। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि an electric dipole consisting of charge +q and -q separated by a distance L is in stable equilibrium in uniform electric field E
द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज ए QLE, B 0, C माइनस QLE एंड D माइनस 2 QEL। बच्चों हमसे कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जब पैरेलल लाइन से शो करेंगे तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सबसे बड़ी बात है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे रीजन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, ठीक है, कोई डायपोल ऐसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। और कह रहे हैं ये स्टेबल सिचुएशन में है। ये किस सिचुएशन में है, स्टेबल सिचुएशन में है। तो जब ये स्टेबल सिचुएशन में है तो कह रहे हैं कि बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों आपको किसी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में अगर डायपोल रखा है तो उसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा P, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा। तो जब थीटा एंगल पे कोई डायपोल रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE cos थीटा, वो भी कैसा, माइनस का। तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज़ तभी होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मतलब आप इस चीज़ को कुछ ऐसे ध्यान रखा करो इस डायग्राम से कि जैसे कोई अर्थ सरफेस से ये बॉडी कोई यहाँ रखी हुई है और यहाँ रखी हुई है, यहाँ पे है तो क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होती है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा धक्का दोगे तो क्या होगी, ये टहल टहल के यहाँ पे वापस आ जाएगी। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर भी अपनी पोजीशन को वापस ले ले। ये अनस्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस एग्जाम्पल के साथ आप इसको हमेशा याद रखिए तो इजी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायपोल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा कि जब U की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम U should be मिनिमम। अब U की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। देखिए मिनिमम कब होगी U की वैल्यू, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि निगेटिव में बड़ी नंबर की वैल्यू भी कम मानी जाती है, जैसे -10 छोटा माना जाता है -5 से। तो माइनस में जब नंबर बड़ा आएगा तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। वही चीज़ है। तो cos थीटा की वैल्यू हम मैक्सिमम ले लेंगे तब U मिनिमम होगा क्योंकि निगेटिव है। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए यहाँ पे 0 डिग्री। तो U बराबर कितना आ जाएगा उस केस में, U मिनिमम होगा और कितना होगा, -PE, जहाँ P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। यहाँ पे P क्या है, P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये कितना है, देखो ये उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है कि ये सेपरेशन कितना है, L है। तो Q इंटू L, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो U मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -P की वैल्यू देखो तो Q इंटू L इंटू E। सो when the dipole will be in stable equilibrium, in this situation the minimum potential energy will be -QLE।
इसका मतलब माइनस क्यू एल, ये आंसर सही होगा। तो बच्चों देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि A charge q is uniformly distributed over the surface of a spherical shell of radius r. The work done in bringing a test charge q naught from its center to its surface is A 1/4 pi epsilon 0 q naught upon r, B 1/4 pi epsilon 0 q naught upon 2r, C q naught upon epsilon 0 r, D 0। ओके, हमसे कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल शेल है, ये क्या है, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और इस स्फेरिकल शेल को कह रहे हैं प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि एक क्यू नॉट चार्ज को सेंटर से इसके सरफेस तक लाना है, ये रेडियस आर है, यहां से यहां तक लेकर जाना है, सी से, मान लो ये पॉइंट पी है, सी से पी तक ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों आपको पता है स्फेरिकल शेल को जो भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर जाता है। इसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, 0 होती है। अच्छा, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, इसी वजह से चूंकि E बराबर 0, ठीक है, इसीलिए E का फार्मूला क्या होता है रियल वाला, dV/dr माइनस का, तो ये भी क्या हो जाता है 0। सो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ऑन इंटीग्रेशन। हम लोग क्या देखते हैं कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, उतना ही सरफेस पर। इसका मतलब P और C पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 q/r, ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब बच्चों जब वर्क निकालना है किसी क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो भाई वर्क का फार्मूला होता है W बराबर Q, जो चार्ज लेकर जा रहे हैं तो Q नॉट, और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा Vp माइनस Vc, जो कि C से P तक ले जाना है। अब बच्चों अगर W की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा Q नॉट, ठीक है, और चूंकि Vp Vc बराबर है तो इंटू 0, यानी कि आंसर क्या आएगा 0। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम C टू P इज 0। इसका मतलब इसमें 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से D करेक्ट होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों हमारे चैनल के साथ तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार टारगेट 35 पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर रहे हैं CBSE बोर्ड के। सो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों।